फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ, जिसका नाम है एक विवाह ऐसा भी अंतिम भाग। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। पंडित जी सारी बातें सुन रहे थे और बोले कि कल्याणी जी पंडित जी, ये कहते हुए कल्याणी दौड़ी आई। पंडित जी, क्या अधिराज ने आपसे बताया नहीं? कल्याणी, क्या नहीं बताया? पंडित जी, कुछ 6 महीने पहले ही अधिराज को हमने मंदिर बुलाया था और अधिराज वहां आ गए भी थे। मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी थी और क्षमा भी मांगी थी। बलवंत, कुछ समझे नहीं हम। कल्याणी, हाँ पंडित जी, पूरी बात बताइए, क्या हुआ है? सारे परिवार वाले पंडित जी की बातों से परेशान हो गए थे और उनके बताने का इंतजार कर रहे थे। पंडित जी, हमें क्षमा कीजिएगा, लेकिन जिस दिन आप अधिराज की कुंडली लेकर आए थे उस दिन हमसे एक गलती हो गई थी। उस दिन एक और लड़के की कुंडली हमारे पास आई थी और उसका भी नाम अधिराज ही था। जो श्राप और दोष के बारे में हमने आपको बताया था वो आपके पुत्र का नहीं था, वो उस लड़के का था। और उस लड़के की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी, इसीलिए उसके माता पिता हमसे उसकी कुंडली वापस दिखाने आए थे। वो कुंडली देखकर हमसे हुई गलती का हमें पता चला। तब हमने अधिराज को कुंडली के साथ बुलाया और वो आए भी, और उनकी कुंडली में कोई दोष या श्राप नहीं है, ये हमने उनको उसी समय बताया था। पूरा परिवार ये सारी बातें जानकर खुश होता है कि अधिराज की कुंडली में कोई दोष या श्राप नहीं है। लेकिन फिर सब सोचने लगते हैं कि जब अधिराज को ये बातें 6 महीने पहले से पता थी तो उन्होंने बताया क्यों नहीं। ये बात सुनकर एक और इंसान बहुत खुश था और वो था आर्यन और उसके दोस्त, जो ये सोच रहे थे कि आर्यन और रेवती अब एक हो जाएंगे। उतने में मेन गेट से अधिराज आते हुए दिखाई देते हैं। सारा परिवार इकट्ठा होकर खड़े हो जाते हैं और अधिराज की तरफ देखने लगते हैं। तभी अधिराज, क्या हुआ, आप लोग ठीक हो? कल्याणी, हाँ बेटा, आप ठीक हो? अधिराज, हाँ माँ, क्या हुआ, आप बताओ चलो। कल्याणी, सच बता दीजिए, आपने ये बात क्यों छिपाई हम सबसे, जबकि आप जानते थे कि आपकी जिंदगी को लेकर हम सब कितने परेशान हैं, लेकिन आपने पिछले 6 महीनों से ये बात छिपाए रखी। आप जानते हैं कि आप ये बात बताकर हम सबकी जिंदगी भी आसान कर देते। अधिराज माँ की बातों से समझ जाते हैं कि वो किस बारे में बोल रही हैं। अधिराज अपना सिर नीचा किए खड़े रहते हैं। उनकी माँ के साथ बाकी घर वाले भी अधिराज से कई सवाल कर रहे थे, लेकिन अधिराज चुप वहाँ खड़े थे। जब सब शांत हो जाते हैं तब अधिराज बोलते हैं कि हमें सिर्फ रेवती की फिक्र हो रही थी। अगर उन्हें पता चल जाता कि उनकी जिंदगी खेल खेल में खराब हो गई है, ये सुनकर उनको कितना बुरा लगेगा। और उन्हें परिवार में बहुत कम लोग ही प्यार करते थे, इसलिए हमें डर था कि जब सबको पता चल जाएगा कि ये बस एक साधारण लड़की है और इसकी वजह से मेरी जिंदगी पे कोई असर नहीं होगा, तो सब घर वाले इनके साथ बुरा सलूक करेंगे। यही सोचकर हमने नहीं बताया सबको। जब हम 4 महीने पहले रेवती का चेहरा पहली बार देखे थे, तब से लेकर आज तक हमने रेवती से प्यार किया है और वो हमें अच्छी भी लगने लगी थी। लेकिन जब मोहित ने बताया कि आर्यन और रेवती एक दूसरे को पसंद करते हैं, तब हमने सोचा कि रेवती हमारे साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। तभी हमने आर्यन को शादी में इनवाइट किया और सोचे थे कि रीवा की शादी के बाद हम सबको सच बता देंगे और रेवती आर्यन को साथ मिलाकर हम रेवती को अपने साथ इस जबरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद कर देंगे। ये सुनकर पूरा परिवार भावुक हो जाता है। फिर अधिराज सबसे माफी मांगते हैं और खासकर रेवती से माफी मांगते हैं। साथ में सारा परिवार रेवती से माफी मांगते हैं और कल्याणी शिवन्या से भी माफी मांगती है अपने दुर्व्यवहार के लिए। अधिराज भी शिवन्या से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हम रेवती को पसंद करते थे, लेकिन हमने आपसे प्रेम किया है हमेशा। हमें हमारी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। रेवती की आंखों में आंसू छलक उठते हैं। ये देखकर कल्याणी साहब वहां आ जाती है और कहती है कि बेटा, क्या हुआ? अगर आप हमारी बहू बनकर नहीं रहोगी तो आपको हमने हमेशा अपनी बेटी माना है। आप जब चाहे यहाँ आए और जाएं, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। रेवती ये सुनकर कल्याणी के गले लग जाती है। शिवन्या और पूरा परिवार रेवती के पास आते हैं, सब अपना प्यार दिखाते हैं। फिर मोहित कहता है कि मेरी शादी पे भी आप लोग ध्यान दे लीजिए थोड़ा। सब ये सुनकर हंसने लगते हैं
और मंडप की तरफ जाते हैं और अधिराज और शिवन्या जाकर रस्म को पूरा करते हैं। शादी होने के बाद अधिराज दोबारा शिवन्या के पास जाकर माफी मांगते हैं और शिवन्या भी उन्हें माफ कर देती है। कुछ समय बाद आर्यन अकेले बालकनी में खड़ा होता है। उसे वहां देखकर रेवती उसके पास जाती है और आर्यन को धीमी आवाज में बुलाती है। रेवती, आर्यन जी। आर्यन पीछे मुड़कर देखता है, वहां रेवती अपना सर झुकाकर खड़ी थी। आर्यन उसे एक नजर से देखता रहता है। उसी बीच रेवती नीची नजरों से ऊपर देखती है। वो देखती है कि आर्यन उसे देखे जा रहा है। वो फिर बहुत हिम्मत करके आर्यन की आंखों में देखती है। जब वो आर्यन की तरफ देखती है, वैसे ही आर्यन दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेता है। ये देखकर रेवती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से जाने लगती है। तभी आर्यन पीछे से रेवती का हाथ पकड़ लेता है और उसको अपनी ओर खींचकर गले से लगा लेता है और बहुत समय तक रेवती को गले से लगाए रखता है। रेवती कहती है कि हम आपको पसंद करते थे, हमें खुद से ज्यादा आपकी चिंता थी कि आप अपनी जिंदगी कैसे अच्छे से जिए। ये सारी बातें सुनकर आर्यन भारी आवाज में कहता है कि रेवती, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता? शायद मैं वहीं रह जाता हमेशा के लिए। दोनों फिर बालकनी से बाहर की ओर देखने लगते हैं और रेवती आर्यन का हाथ थामकर वहां पर खड़ी हो जाती है और वहीं पे खड़े होकर दोनों बातें करने लगते हैं। कुछ समय बाद रीवा की विदाई का समय हो जाता है। सारे परिवार वाले हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। तभी अधिराज कहते हैं कि रेवती, आप भी अपना बैग ले आइए, हमने सबके साथ आपका भी टिकट करवा दिया है। रेवती, लेकिन अधिराज मजाकिया तरीके से, लेकिन कुछ नहीं, जल्दी जाइए, नहीं तो हम फिर आपको जाने नहीं देंगे। ये बातें सुनकर सबके होठों पर मुस्कान आ जाती है और रेवती फिर अपना बैग लेने चली जाती है। जब वो बैग लेकर नीचे आती है, तब तक सारे लोग वहाँ से कार में बैठ चुके होते हैं। सारे परिवार वाले भी स्टेशन रीवा और मोहित को छोड़ने जा रहे थे। रेवती देखती है कि सब जा चुके हैं, लेकिन आर्यन वहीं खड़ा है। वो नीचे आकर पूछती है कि बाकी घर वाले चले गए? आर्यन, नहीं, अभी कार में बैठे हैं। रेवती, और आप फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? आर्यन, तुम्हारा साथ दे रहा हूँ और जिंदगी भर दूंगा, बिल्कुल ऐसे ही। रेवती ये सुनकर मुस्कुराती है और आर्यन को बाहर चलने का इशारा करती है। दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सारी गाड़ियां जा चुकी हैं, बस राहुल और रूही एक कार के साथ खड़े हैं। आर्यन पूछता है कि बाकी सब चले गए? राहुल, हाँ भाई, सब चले गए। तुम दोनों का रोमांस खत्म हो गया तो अब हम भी चलें? दोनों मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, हाँ चलो। सारे गाड़ी में बैठकर स्टेशन जा रहे होते हैं। तभी रूही कहती है कि हमें माफ कर देना आर्यन। आर्यन उसकी तरफ देखता है और पूछता है, किस बात की माफी? रूही, हमें और राहुल को पता था कि रेवती तुमसे प्यार करती है, लेकिन रेवती ने कसम दी थी कि नहीं बताना आर्यन को, और उसने थप्पड़ भी इसीलिए मारा था ताकि तुम उससे नफरत करने लगो और उसे भूल जाओ। आर्यन मुस्कुराता है और कहता है, कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला, और रेवती की तरफ देखता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है कि मैडम, आप मेरे बारे में गलत सोची थी। मैंने आपका पीछा ना कभी छोड़ा है और ना ही छोड़ूंगा, समझिए आप मैडम। रेवती मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिलाती है। सब लोग स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां सबको अलविदा बोलकर रीवा, मोहित और मोहित का सारा परिवार साथ में आर्यन, रेवती और उसके दोस्त राहुल और रूही वहां से ट्रेन में बैठकर चले जाते हैं। वहां पहुंचकर मोहित का परिवार रीवा का स्वागत बहुत धूमधाम से करते हैं। आर्यन रेवती को अपने घर अपने माता पिता से मिलाने लेकर जाता है, लेकिन आर्यन के माता पिता रेवती के बारे में जानकर रेवती को अपनाने से मना कर देते हैं। तभी रेवती आर्यन से कहती है कि आपके परिवार आपके लिए सबसे पहले हैं, आप उनकी बात मानिए। आर्यन नाराज होकर कहता है कि अब और नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। वो दूसरी तरफ जाकर राहुल को फोन करता है और उससे बात करता है, और बात करने के बाद रेवती का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। आर्यन के माता पिता देखते रह जाते हैं। आर्यन रेवती को लेकर मंदिर जाता है, जहाँ रेवती देखती है कि राहुल और रूही ने सारा शादी का इंतजाम करके रखा है। रेवती आर्यन को मना करती है, लेकिन आर्यन कुछ सुनने के मूड में नहीं होता है। फिर वो दोनों तैयार होने जाते हैं और कुछ समय बाद आर्यन तैयार होकर मंडप में बैठ जाता है। पंडित जी फिर दुल्हन को बुलाते हैं और रूही दुल्हन को लाकर आर्यन के बगल में बिठा देती है।
आधी शादी की रस्में हो चुकी थी, उतने में आर्यन के माता पिता वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो आर्यन, हम रेवती को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करते हैं। अगर तुम चले गए तो हमारा क्या होगा? हमारे तो तुम एक ही बेटे हो। ये सुनकर आर्यन नरम हो जाता है और अपने माता पिता की बात मान लेता है। फिर सब ठीक हो जाता है और आर्यन रेवती के साथ अपने घर चला जाता है। कल होते ही आर्यन के माता पिता अधिराज के परिवार को रेवती के रिश्तेदारों के रूप में बुलाते हैं और फिर दोनों की शादी पूरे धूमधाम से होती है और दोनों बहुत खुश होते हैं। दोनों को अपना प्यार और रेवती को प्यार के साथ साथ एक नया परिवार मिल जाता है। रेवती फिर अपने माता पिता को कभी याद भी नहीं करती है, क्योंकि एक तरह से अपनी ज़रूरतों के लिए रेवती के माता पिता ने उसे बेच दिया था। आर्यन रेवती की जिंदगी में इतनी खुशियां भर देता है कि रेवती को अब किसी की जरूरत महसूस नहीं होती थी और कल्याणी और बलवंत के रूप में रेवती को माता पिता भी मिल गए थे। तो मित्रों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और शुक्रिया कहानी पढ़ने के लिए। तो फिर कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।